हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इजी एस्पाई MPPSC। हम लोग काफ़ी टाइम बाद कोई सेशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ कुछ वीडियोस किए थे जिस पे मैंने आपके साथ मेंस का सिलेबस डिस्कस किया था, सभी पेपर का सेक्शन वाइज, किस टॉपिक को ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत है, किसको कम। ये तो अभी यहाँ पर जो मेंस हुआ है उसमें हम आज के सेशन में बात करेंगे अबाउट GS पेपर 1 सेक्शन A, और ये पार्ट 1 होगा। उसके अलावा पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग टाइप के। तो जब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आती है जिन्हें आपको लिखना होता है हार्डली 20 वर्ड्स में, यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज बनता है दैट कई बार आपको किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। सपोज यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ठीक है। सो यू नीड टू पिक आउट कि आपके आखिर कौन से 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखने हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकें, ठीक है। कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो हम यूजलेस पॉइंट लिख देते हैं एंड एग्जैक्टली जिस पॉइंट को डिट्टो हिट करना है वो रह जाता है एग्ज़ाम के प्रेशर में, एग्ज़ाम हॉल में। ओके, सेकंड यहाँ पर जो इशू आता है वो है कि बच्चों को लगता है कई बार यहाँ पर बहुत रैंडमली पूछा जाता है, हम इसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 15, चलिए हम एक बार को मान भी लें कि 3 से 4 कुछ रैंडम थे, एक बाउंसर मान लेते हैं, बट इवन 10+ हमें शॉर्ट अटैम्प्ट करने की ज़रूरत होती है। बट इसमें अब हो सकता है कि इन 3-4 में आप पॉइंट कुछ लूज़ करोगे, कुछ मार्क्स, बट फिर ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि ये जो बाकी के 10+ है, जो इजी है, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में से आए, यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच करो। और वो चीज़ आएगी जब आपको ये एग्जैक्टली क्लियर होगा, आपने प्रिपरेशन इस तरीके से की होगी कि अगर इस टॉपिक पर मुझे सिर्फ टू मार्क्स में पूछा जाता है तो फिर वो कौन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मुझे यहाँ पर लिखने हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बन जाता है कि आपने जो भी टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, क्या पहले से आपके दिमाग में कोई फॉर्मेट है उनको लेकर या नहीं। ओके, अब जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें, फर्स्ट है यहाँ पर सिम्हा विष्णु, ठीक है, जिसको सिंह विष्णु के नाम से दिया है। अब देखिए, अगर आपने ज़्यादा हिस्ट्री भी पढ़ी होगी ना तो आप एक सिंह विष्णु काकतीय डायनेस्टी में भी देखेंगे कि वहाँ भी एक सिंह विष्णु हुआ करते थे। लेकिन मेजरली क्योंकि पल्लवा डायनेस्टी ही हम लोग पढ़ते हैं, वही आपसे MPPC मोस्टली पूछता है, तो यहाँ पे माना गया कि ये सिंह विष्णु इज़ नॉट समवन डिफरेंट बट एग्जैक्टली द सिम्हा विष्णु, ओके, दी पल्लवा रूलर। तो यहाँ पर रूलर्स पे क्वेश्चन पूछे गए, उसमें एक थे सिंह विष्णु, सेकंड थे राजा यशोवर्मन एंड थर्ड वाज वन परीक्षित देव बुंदेला, ठीक है। ये 3 आपके रूलर्स को लेकर क्वेश्चन आया। तो क्या आपके पास एक फॉर्मेट रेडी था जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका टाइम पीरियड, आखिर उन्होंने कब से कब तक रेन किया, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 मार्कर की बात हो रही है, सो इस 2 में आपके पास पहले से दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 1, आप उनकी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स पे एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, किसी राजा से वो खुद हारा या किसी राजा को उसने जीता, अपने किंगडम को एक्सपैंड किया। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या उन्होंने रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा बनाया जो आज तक प्रिजर्व हो, ठीक है, कि वो अपनी लेगेसी छोड़ के गए वहाँ पर, ओके। और ये 2 मार्कर में ये 2 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करना। लेकिन अगर किसी रूलर के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आता है या फिर लॉन्ग टाइप में आ जाता है तो वहाँ पर आपके फर्दर एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक। अगर इन 3 चीज़ों पर आपने अच्छे से कंट्रोल किया है तो आप किसी भी राजा पे आने वाले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली हैंडल कर लोगे, राइट। नेक्स्ट इज, अगर थोड़ा लेंथी आंसर ही लिखना होता है तो कई बार आपको ये भी बताना होता है कि अगर उनके फादर भी बहुत बड़े रूलर रहे हैं तो चलिए कि ही वॉज सन ऑफ दिस मैन काइंड ऑफ, ओके। अगर कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन लीड किया है उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हो। और उसके अलावा जैसे जब हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं तो हम 2-3 इक्विपमेंट्स के बारे में ऐसा पढ़ते हैं जो बाहुबली मूवी में दिखाया, तो उस तरह के अगर कोई इन्वेंशन हुए, जैसे कल को अगर अकबर पे आता है तो उसके टाइम भी इंडस्ट्रियल में काफ़ी सारे इन्वेंशन हुए। दिल्ली सल्तनत की अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर कई चीज़ें लेकर आए वो लोग, ठीक है, स्पेशली वो पानी निकालने वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्सटाइल को लेकर कुछ चीज़ें लेकर आए। बाबर आया, वो तुलगुमा लेकर आया। तो इस टाइप की चीज़ें कुछ कहीं ना कहीं उनका अगर थोड़ा सा भी, ज़्यादा तो नहीं हुआ इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स में, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी हुआ है तो उसको भी आपको लिखना होगा जब शॉर्ट या लॉन्ग आंसर के फॉर्म में पूछा जाए। बट अभी यहाँ पे हम 2 मार्कर तक खुद को
रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ हमें यहाँ पे टाइम पीरियड बताना होगा उनका, सेकंड इज़ उनकी एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट, एंड दूसरी उनकी रिलीजियस या कल्चरल अचीवमेंट जैसे कोई टेम्पल्स वगैरह बनाया है, या फिर अगर कुछ और नहीं तो एटलीस्ट इंस्क्रिप्शन का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कि किस इंस्क्रिप्शन में हमें उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये आपका 20 वर्ड्स के लिए सफिशिएंट होता है। तो अगर एक फॉर्मेट क्लियर है तो आप एटलीस्ट ये 3 जो चीज़ें हैं, सिम्हा विष्णु, परीक्षित देव बुंदेला एंड राजा यशोवर्मन, ठीक है, हर किंग को जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको एक ही किंग शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में एंड लॉन्ग, तीनों फॉर्मेट में प्रिपेयर करना होगा, प्रोवाइडेड कि आपके पास एक क्लियर कट फॉर्मेट हो अपनी मेंस की प्रिपरेशन को लेकर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि पर्सन के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल तात्या भील पे पूछा गया, भीमा नायक पे पूछा गया एंड कुंवर रघुनाथ शाह पे पूछा गया। अब इनके लिए भी एक फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे किसी पर्सन के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये बॉन्ड किस ईयर में हुए थे एंड किस जगह पे हुए थे। ठीक है, फिर उनकी लाइफ का कोई एक मेजर इंसिडेंट, जैसे अगर मान लो 1857 की वॉर में बैटल रिवोल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वो किस रीजन में किया था एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ किस तरीके से हुई थी या कहाँ पर हुई थी। ठीक है, जैसे पोर्ट ब्लेयर के जेल में हुई थी या फिर रघुनाथ शाह की इनको कैनन से ब्लो कर दिया गया था। और ये जो इंसिडेंट हुआ, जो भी उन्होंने किया, वो एग्जैक्टली किस रीजन में एक्टिव थे, से सागर, सतना या इस तरह का। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट आपके दिमाग में पहले से क्लियर होगा कि मुझे इन 3 एस्पेक्ट पर अगर कोई भी पर्सन पूछा जाता है तो ये मेरा अप्रोच होगा फॉर द वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो ये 3 आप वहाँ से कवर कर सकते थे। राइट। थर्ड कैटेगरी जो हमने यहाँ पे नोटिस की वो थी कि किसी ना किसी इवेंट को लेकर चीज़ें पूछी गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया भोपाल प्रजामंडल के बारे में, सेकंड ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के बारे में पूछा गया, एंड थर्ड आपसे पूछा गया मध्य भारत कॉन्फ्रेंस ऑफ 1948। अब जब भी इस तरह के किसी इवेंट के बारे में पूछा जाएगा तो उसके लिए फॉर्मेट ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग इज़ कि ये इवेंट आखिर हुए कहाँ थे, ठीक है, किस प्लेस पर हो रहा है ये। सेकंड थिंग इज़ कि अल्टीमेटली ये किन के बीच हो रहा है। ठीक है, जैसे ट्रीटी ऑफ ग्वालियर है, ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के साथ हो रही है सिंधियाज की। सिमिलरली मध्य भारत कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर सारे प्रिंसली स्टेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब भोपाल प्रजामंडल, तो ये ऑल इंडिया जो प्रजामंडल बना था अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये उसी से इंस्पायर होकर उन्हीं की लाइंस पे बना था। और गोल क्या था, वही सिंपल सा था कि हमें भी अपने भोपाल स्टेट में वो सारी सिविल लिबर्टीज़ चाहिए जो ऑल इंडिया लेवल पर डिमांड की जा रही हैं। ठीक है, तो प्लेस कहाँ पर हो रहा है, किन किन लोगों के बीच में हो रहा है वो इवेंट, एंड थर्ड कि उस इवेंट से क्या आउटकम निकल रहा है। अगर ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर है, ये फॉर्मेट आपके पास रेडी है, तो आप इससे हैंडल कर सकते हैं इस तरह की किसी भी क्वेश्चन को जो किसी इवेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। ओके, सो अल्टीमेटली अगर हम स्लॉट वाइज डिवाइड करें तो यहाँ पर पर्सन अगर हमसे पूछे जा रहे हैं तो उसका फॉर्मेट हमारे पास रेडी है। हमसे अगर किंग पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 3 किंग पूछे गए हमसे, यहाँ पर राजा यशोवर्मन पूछा गया, परीक्षित देव बुंदेला पूछा गया एंड सिम्हा विष्णु पूछा गया। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट भी हमारे पास रेडी है। सिमिलरली कोई इवेंट पूछा गया तो उसका फॉर्मेट। तो ये 15 आउट ऑफ 9 अगर आपके पास एक फॉर्मेट रेडी था, आपने अपनी प्रिपरेशन उस वे में की थी, अपने शॉर्ट नोट्स उस तरीके से बनाए थे, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते थे। आगे चलते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन बच गए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आपको अगर नहीं भी पता हो, ठीक है, तो आप उसका आंसर बना सकते हो विद कॉमन सेंस। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ को हम हटा देते हैं क्योंकि ये 2 बिल्कुल बुक से आया है, डिट्टो आया है, ईजी था अटैम्प्ट करना इन दोनों को, तो हम इनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, क्लियरली है, हम लोग सभी ने पढ़ा हुआ है इसको बुक के बारे में। ठीक है, और दूसरा अवंती जनपद, ये 2 सबसे ईजी चीज़ थी, इसको साइड रखते हैं, ये भी ईजिली बन जाने चाहिए थे। सो 11 आउट ऑफ 15 वर क्वेश्चंस जो आप इजीली अपने जो सिलेबस पढ़ते हो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, उनसे हैंडल कर सकते हो। बच्चे पैनिक कर जाते हैं जब वो उन्हें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं अमले साले। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन कभी हिस्ट्री रहा हो, आपने यूपीएससी वगैरह तैयारी की हो, तो चलो मान भी लेते हैं एक बार को कि कहीं पढ़ा होगा, या लूसेंट में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो हार्डली सिर्फ आपको इतना ही पता होगा कि ये लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ठीक है, शाहजहाँ के रिन के टाइम, सिर्फ इतना ही पता होगा। तो वो भी अब इतनी सारी होती हैं कि लूसेंट में सब कुछ पढ़ा हो, याद रहे, वी रियली डोंट एक्सपेक्ट कि इतना हो। गोप जनरसी की बात है तो ये वर्ड से ही क्लियर था कि यहाँ पे गोप यानी कहीं ना कहीं काउ से रिलेटेड हो रहा है, जनरसी यानी जन यानी लोगों का, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अर्ली वैदिक पीरियड में ले जाया जा रहा है यहाँ पर कि गोप जनरसी कोई ऐसा पर्सन या ऐसी अथॉरिटी जो इनकी और कैटल वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हो।
ओके, दो तीन चीज़ें हैं जिनको हम आउटराइटली ये मान लेंगे कि हाँ ये चीज़ सॉल्व नहीं होती है, और बाकी लोगों की तरह हम ये क्लेम भी नहीं करेंगे कि इसका आपको कोई सपना आ जाना चाहिए था कि होगा, नहीं। तो ये उच्च कल्प है, या एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हाँ ये नहीं बन सकता था। तो उसी तरीके से अमल साले को भी एक बार को मान लेते हैं कि नहीं बन सकता था। लेकिन इसमें अगर आप मार्क्स लूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो ईजी एस्पेक्ट्स हैं, ड्रेन ऑफ वेल, अवंती जनपद, इन मार्क्स को आप यहाँ पे जाकर कंपनसेट करेंगे, ठीक है। और वो चीज़ आएगी जब एक फॉर्मेट क्लियर होगा और आपके पास आप कम वर्ड्स में उस एग्जैक्ट क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड एक और चीज़ थी पचमढ़ी वुडक्राफ्ट। अब ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ कॉमन सेंस से बनती है, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ी होगी। अब इसकी दो चीज़ें सोचिए। पचमढ़ी जिस एरिया में ये आ जाता है वहाँ पे आपको मोस्टली क्या मिलेंगे, साल एंड टीक टाइप के फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक तो इसका यूज़ हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि जब भी किसी क्राफ्ट की बात आती है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका एक सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हो कि हाँ ये वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज वेल एज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओल्ड एज क्राफ्ट। इसको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, गवर्नमेंट इसको स्पेशल एम्फेसाइज करती है, और इसकी अपनी खुद की एक क्वालिटी है, एक ब्रांड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन 15 को, बट इवन अगेन आई विल से कि 11 आउट ऑफ 15 यू शुड हैव अटेम्प्टेड ईजिली, ठीक है, अगर आपने सीरियस नोट पर तैयारी की है तो। बट अगेन सेइंग दैट जब तक फॉर्मेट के हिसाब से नहीं पढ़ोगे चीज़ें, हिस्ट्री में खासकर, बिकॉज माई ऑप्शन वॉज हिस्ट्री ड्यूरिंग माई यूपीएससी डेज, सो आई नो कि अगर आपने इसको फॉर्मेट टाइप में नहीं पढ़ा है तो फिर आंसर वहाँ फ्रेम कर पाना उतना आसान नहीं होता है विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, जो 7 मार्क्स कैरी कर रहा है हर एक। आज मैं आपके साथ सिर्फ 5 डिस्कस करूँगा, बाकी हम पार्ट 2 में करेंगे, बिकॉज लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट था नंदी वर्मन स्टाइल। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये एक्सपेक्ट करना कि हमने महेंद्र वर्मन जाना, हमने नरसिम्हा वर्मन जाना, हमें सिम्हा विष्णु जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे कहीं ना कहीं, ठीक है, सबका अपना अपना रोल था। बट उसने पूछा आपको नंदी वर्मन जहाँ से एग्जैक्टली इनके आर्किटेक्चर का डिक्लाइन शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन अगेन आपसे शॉर्ट में पूछा है, हार्डली 60 वर्ड्स, यू नीड जस्ट 5-6 सेंटेंसेज। बट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक आपको 2-3 टेम्पल्स के नाम याद नहीं होंगे जब यहाँ पर ये बन रहा है, और दूसरा अगर आपको ये पता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं डिक्लाइन शुरू हो चुका था, तो कुछ पॉइंट्स आपके रेडीमेड बन जाने चाहिए कि इस टाइम पर हमें जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिलेंगे वो कहीं ना कहीं शॉर्ट होंगे, ठीक है, ज़्यादा इलेबरेट नहीं मिलेंगे, ठीक है, और ज़्यादा हाईली स्कल्पचरली भी उतना ज़्यादा एनरिच नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इनका आर्किटेक्चर का जो गोल्डन पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था इसके पहले, राइट। दैट इज़ वन थिंग। फिर 2-3 टेम्पल्स के जब तक नाम याद नहीं होंगे उस आंसर को फ्रेम करना भी उतना आसान नहीं होता। बट अगर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट या मार्क्स लूज़ कर रहे हो नंदी वर्मन में कि आपको कम कंटेंट था यहाँ पे, तो मेक श्योर कि जब इजी क्वेश्चन आते हैं, इस शॉर्ट कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ प्लासी एंड बक्सर वॉर, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यू नीड टू कंपनसेट कि वहाँ अगर मेरा 1-2 मार्क्स कम हुआ है तो मैं यहाँ 1-2 मार्क्स ज़्यादा फैच कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, ओके, प्लासी एंड बक्सर। अब प्लासी एंड बक्सर की जब बात आ रही है तो मैं आपके आंसर में 3 चीज़ें ज़रूर देखना चाहूँगा। फर्स्ट इज कि किसके बिटवीन में हुई थी एंड व्हाट वर द एग्जैक्ट कॉजेज, ठीक है। सेकंड इज आउटकम, आउटकम क्या हुआ था, जो ट्रीटी वगैरह हुई, ब्रिटिशर्स को कौन से स्पेशल राइट्स मिल गए थे यहाँ पर। एंड थर्ड इज कि उसका लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि प्लासी क्या है, प्लासी को एग्जैक्टली हम बैटल कंसिडर नहीं करते, ठीक है, उसको बैटल कंसिडर नहीं किया जाता, उसको एक्चुअली एक कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है, क्योंकि वो लड़ाई तो ब्रिटिशर्स ने फील्ड पे उतरने से पहले ही जीत ली थी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, ठीक है। लेकिन बक्सर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बक्सर ने प्लासी का जो आउटकम था उसको कंफर्म कर दिया था कि यस, दिस ब्रिटिशर, दिस ईस्ट इंडिया कंपनी इज हियर टू रूल दिस कंट्री, राइट। सो बक्सर वॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल, क्योंकि ये एग्जैक्टली बैटल थी, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, अपनी आर्म्स स्ट्रेंथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ को शो किया था, जबकि प्लासी वॉज मोर ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। उसमें स्ट्रेंथ शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सामने वाले की फोर्स लड़ ही नहीं रही थी ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन परिव्रजका डायनेस्टी। अब देखिए, ये जो 3 थीम मैंने आपको जो दिए फॉर्मेट, ये आपके जिस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी बक्सर में काम करेगी, उसी तरीके से अगर क्वेश्चन 1857 पे आता है तो वो उसमें भी फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा। वहाँ भी मुझे आपके आंसर में देखने हैं कॉजेज, इफ़ आई एम चेकिंग योर कॉपी, ठीक है। सेकंड चीज़ मुझे देखनी है वहाँ पर आउटकम, ठीक है। और थर्ड कि इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या रहा। हार जरूर गए हमारे रेवोल्यूशनरी यहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के गए, जिसका
इम्पैक्ट हमें बाद में ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म में भी देखने को मिला। एट द सेम टाइम इंडिया में ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम इनको चैलेंज कर भी सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर वी आर ऑन द साइड ऑफ ट्रुथ, राइट। तो वही सेम फॉर्मेट हम लोग रखेंगे 1857 के बैटल में भी। नेक्स्ट ऑल द क्वेश्चन ऑन परिव्रजका डायनेस्टी। देखिए इसको आपने बुक में पढ़ा हो, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आई वोंट से कि आपके इसको लेके बहुत ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए। लेकिन देखिए, जब भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके कंटेंट ना भी हो, लेकिन जब भी इस तरह की ऐसी कोई डायनेस्टी आ जाए जिसका आपने नाम बहुत कम सुना है, ऑलवेज मेक श्योर बस उसका आपको टाइम पीरियड अगर पता है, ठीक है, कि कहीं 5th-6th सेंचुरी में रही होगी, तो इतना याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के फ्यूडेटरी ही रहे होंगे पहले। सो फ्रेम योर आंसर अकॉर्डिंगली कि ये फ्यूडेटरीज रहे होंगे कहीं गुप्तास के, फिर इनमें से कोई एक रूलर आया होगा जिसने खुद को असर्ट किया होगा और एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की होगी, और फिर जाकर अपनी एक डायनेस्टी शुरू की होगी। क्योंकि आपको 5-6 पॉइंट्स ही लिखने हैं, तो एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट्स आप वहाँ फ्रेम कर सकते हो। बट अगेन पूरे मार्क्स फैच नहीं कर सकते, 1 और 2 मार्क्स आप यहाँ लूज करोगे, बट देन मेक श्योर कि वो 1 और 2 मार्क्स आप कंपेंसेट करेंगे अगले क्वेश्चन में, जो कि राजा धंग पे है, जिसके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ते हो, या आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिलेगा, इसके प्रॉपर नोट्स भी आपके पास होते हैं, ठीक है। इवेलुएट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द राइज ऑफ मिडिल क्लास बिजनेसमैन। अब ये आप अपना लक कहिए, इसको ये मत कहिए कि वे क्वेश्चन है, इसमें कुछ एग्जैक्टली बताया नहीं, उसने नहीं बता के आपको फेवर किया है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ मिडिल क्लास बिजनेसमैन के राइज की। किस सेंचुरी की बात कर रहा है, आज के टाइम की बात कर रहा है या पुराने टाइम की बात कर रहा है, ये थ्रू आउट द टाइम पीरियड बात कर रहा है, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ वर्ल्ड में, तब से लेके आज तक। आखिर क्या वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये मिडिल क्लास बिजनेसमैन का राइज देखने को मिला, ठीक है। तो हम इसको पूरा ट्रेस करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत से, जब एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आई। वरना हमारे यहाँ क्या था, मोस्टली एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ चलता था, ठीक है। गोल्ड है, ज़मीन में गाड़ के रखा है, मंदिरों में, तहखानों में रखा हुआ है, उसको कभी इन्वेस्ट करने की कोशिश ही नहीं की, ना राजा महाराजाओं ने, ना ही टेम्पल वालों ने, ठीक है। और ये जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का जो बिहेवियर था ना, वही एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट बना इन्वेडर्स के लिए। क्यों मंदिरों पर हमले हुए? मंदिरों पर जब हमले हुए वो इसलिए नहीं हुए थे कि यहाँ पर हमें मंदिर तोड़ने, उसका मेन रीज़न था कि हिंदू लोग जो हैं वो मंदिरों में वेल्थ एक्यूमुलेट करके रखते हैं, ये गोल्ड यहाँ पर रखते हैं, ये काफ़ी सारी दौलत यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे मंदिर स्पेशल टारगेट रहे इन्वेडर्स का, चाहे वो मुस्लिम इन्वेडर्स हो या बाद में जब ब्रिटिशर्स भी आए, उन्होंने भी काफ़ी सारे मंदिरों के तहखाने खुलवाए थे, ओके। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आज जब हमारा एलपीजी एरा चल रहा है, पोस्ट एलपीजी एरा चल रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का, यहाँ तक हम पूरा ट्रेस करेंगे कैसे मिडिल क्लास बिजनेसमैन का राइज हुआ है, ठीक है। तो हम 2.5 क्वेश्चन तक आज डिस्कस करेंगे, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन यहाँ से लेकर और जो लॉन्ग टाइप के हैं उनको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम क्विकली। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। दिस गोप जनरली रेफर टू ए सिस्टम और ए कंसेप्ट एसोसिएटेड विद पैस्चुरल लाइफ स्टाइल ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। नाम से ही क्लियर था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कैटल की ऑनरशिप और कैटल रियरिंग कम्युनिटीज से रिलेटेड कुछ है। और अगर वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो गोप मीन्स काउ हर्ड या फिर प्रोटेक्टर ऑफ काउ, एंड जनरसी मीन्स द पीपल और द ग्रुप जो इनकी पूरी सोशल इकोनॉमिक लाइफ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द काउस, ठीक है। उस टाइम गाय शाम को जब आती थी तो फिर जो टाइम वगैरह भी रखे जाते थे ना, सुबह के शाम के, उस टाइम तो टाइम का जो वर्ड भी दिया जाता था वो गायों के नाम पर ही दिया जाता था। गाँव दुआली कि अब गाय के आने का टाइम हुआ है तो उसको शाम कहा जाता था, ठीक है। जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम भी होता था वो भी गायों के नाम पर ही रखा जाता था। पूरी सोशियो इकोनॉमिक जो पूरा था अर्ली वैदिक टाइम का, वो सब काऊ के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है। वॉर और बैटल्स ही काउस के लिए लड़ी जाती थी। सिंह विष्णु की बात करें, सबसे पहले टाइम पीरियड बताना ज़रूरी होगा आपको आंसर में, ठीक है, किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। एंड इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ही एक्सपैंडेड दी पल्लवास इन्फ्लुएंस। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इनकी लाइफ का था कि इन्होंने डिफीट किया था कालभ्रास को, ओके। कालभ्रास का डिफीट होना बहुत ज़रूरी था, उसके बाद ही ये संगम से थी ये सब डायनेस्टीज, ठीक है, चोला, चेरास, पांड्यास, बट इनको कालभ्रास ने बहुत ज़्यादा दबा दिया था। उसके बाद जब पहले पल्लवास ने डिफीट किया कालभ्रास को, उसके बाद पांड्यास ने भी डिफीट किया मदुरई के, और कालभ्रास का डोमिनेशन पूरी तरीके से खत्म हुआ। फिर दूसरा आप रिलीजियस एस्पेक्ट पे बताएंगे, ठीक है, ये एक इवेंट बता दिया, मिलिट्री अचीवमेंट हो गई। दूसरा उनकी कल्चरल या फिर आर्किटेक्चरल अचीवमेंट बतानी होती है हमें, ठीक है। तो रिलीजियस में आप बोल सकते हैं कि ही वॉज पैट्रोनेज ऑफ वैष्णविज्म, और इसी वजह से इनको टाइटल दिया गया था अवनी सिम्हा, दैट इज लायन ऑफ द अर्थ। अमल्य साले
अगर आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा तो बस आपको इतना पता होगा कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी और लिखी कब थी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अगर नहीं भी पता तो आप लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं इसने कवर किया होगा शाहजहाँ की रेन के बारे में, और उसमें शाहजहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मिलिट्री अचीवमेंट्स कैसी थी, उसने ताजमहल बनवाया, इन सब बातों को मेंशन किया गया होगा। ठीक है, ये बातें नहीं भी पता होंगी तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि शाहजहाँ के टाइम का ये आदमी है जिसने ये किताब लिखी है। तो अब शाहजहाँ की रेन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी मिलिट्री अचीवमेंट, उसका पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है, उसकी रिलीजियस व्यूज़, ये सब ही डिस्क्राइब किया होगा उस बुक में। एग्जैक्टली उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अवंती जनपद ये सबसे ईजीएस्ट टाइप का था, वन ऑफ द 16 महाजनपद, जो कि आज के हमारे मालवा रीजन में आता है, और 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक की कैपिटल थी उज्जैन, दूसरी की थी महिष्मती। उच्छकल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ इस तरह की चीज़ें पढ़ी हों, लेकिन अगर आपने एमपी का हिस्ट्री ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा तो पता होगा एंशियंट डायनेस्टी ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है, देवर अगेन दी फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ता किंग। जब भी इस तरह की कुछ छोटी चीज़ें आएंगी, अगर कोई और पॉइंट दिमाग में नहीं आता तो मेक श्योर देवर फ्यूडेटरीज ऑफ एनी बिग डायनेस्टी, एंड 90% टाइम्स गुप्ता डायनेस्टी के ही फ्यूडेटरीज रहे होंगे। या तो मिडाइवल से है, सॉरी एंशियंट मिडाइवल के बीच में से है तो गुप्तास की बात कर लीजिएगा, और अगर मॉडर्न से आता है तो मराठास। ठीक है, मराठास और गुप्तास, इनके फ्यूडेटरीज पे छोटे छोटे नोट्स ज़रूर अपने पास रखिएगा। ठीक है, इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है सोहावल इंस्क्रिप्शन एंड करितलई इंस्क्रिप्शन से, जहाँ पे हमें पता चलता है कि 2 इंपॉर्टेंट किंग्स इनके हुआ करते थे, सर्वनाथ एंड जैना। राजा यशोवर्मन ये ओलिगा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, सिलेबस में क्लियर कट मेंशन भी है, एंड एक इंपॉर्टेंट रूलर भी रहे उसके। ठीक है, ये रूल कर रहे थे अराउंड ये जो मंदसौर और दशपुर वाला रीजन है वहाँ पर, और सबसे बड़ी अचीवमेंट्स इनकी जो थी वो थी कि इन्होंने डिफीट किया था हुन रूलर मिहिर कुल को। ट्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, और इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है वो इकोनॉमिक एम्पावरिशमेंट कर रहा है इंडिया की। इसके लिए इन्होंने एक टर्म भी यूज़ किया था कि वेल्थ ऑफ इंडिया उसको ड्रेन किया जा रहा है थेम्स नदी पर फ्रॉम गंगार। ओके, जहाँ से इंडिया की वेल्थ ली जा रही है वो थेम्स नदी, जो कि इंग्लैंड की गंगा कह लीजिए, ठीक है, वहाँ पर पूरी वेल्थ रखी जा रही है इंडिया की। ठीक है, तो इन्होंने ये वर्ड्स भी एग्जैक्टली यूज़ किए थे। मध्य भारत कॉन्फ्रेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि ऑलरेडी ईयर मेंशन किया है तो आपको एक सेंटेंस वहीं से मिल जाता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हुई होगी ये मीटिंग। एंड सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे सभी प्रिंसली स्टेट्स मिले थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ग्वालियर रूलर जीवाजी राव सिंधिया। मेन गोल यही था कि एक प्रिपरेशन करनी है प्रॉपर क्रिएशन ऑफ मध्य भारत एज ए पॉलिटिकल एंटिटी इन 1948। पचमढ़ी वुडक्राफ्ट, अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं भी मालूम है तो इतना तो पता है कि यूज़ ऑफ टीक एंड रोजवुड होता होगा बाय आर्टिसंस, क्योंकि वही मिलते हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, बाकी की ये बोल बच्चन टाइप की चीज़ें, ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड अल्टीमेटली सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हैं कि जनरेटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चरल आर्ट्स एटसेट्रा। परीक्षित देव बुंदेला, अब बुंदेला डायनेस्टी अपने आप में काफ़ी हौच पौच है। ठीक है, एक तो नाम भी रूलर्स के बहुत ज़्यादा सेम है, बट एक सिंपल सी चीज़ आप उसमें लिख सकते हैं कि हाँ ये दतिया प्रिंसली स्टेट को बिलोंग करते हैं, कि उसके अंडर में काफ़ी सारी हैं, दतिया, पन्ना एंड सो ऑन। एंड इन सभी की जब आप बुंदेल डायनेस्टी पढ़ते हो तो इनके अंडर में एक चीज़ इंश्योर कीजिएगा कि आप उसकी कैपिटल ज़रूर याद रखें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रूलर और उसकी कैपिटल की, ये जो बुंदेलास की मल्टीपल डायनेस्टी थी, पन्ना की, दतिया की एंड सो ऑन, और दूसरा कि जो भी इंपॉर्टेंट रूलर है उसने रूल किस टाइम पीरियड में किया है। ठीक है, और ये याद इसलिए रखिएगा क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन की थी 1804 में। कुंवर रघुनाथ शाह, तो इनके साथ साथ इनके फादर भी इंपॉर्टेंट फिगर थे तो हमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ही वॉज सन ऑफ शंकर शाह ऑफ गढ़मंडला, और दोनों ने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। फिर इनको सेडिशन के केस में अरेस्ट किया गया एंड दे बोथ वर ब्लोन विद कैनन बाय द ब्रिटिश एजेंसी एट ए हाउस इन ग्वालियर। भीमा नायक सबसे पहला किस ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, दूसरा इन्होंने भी रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया था, एंड अल्टीमेटली ही डाइड ऑन 29 सितंबर 1876 इन पोर्ट ब्लेयर। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सबसे पहले किसके बीच में हुई थी, तो कंपनी के बीच एंड सिंधिया रूलर्स के बीच में, और ये हुई थी आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन दौलत राव सिंधिया एंड लॉर्ड हेस्टिंग, क्योंकि वो तीनों जो ट्रीटी है मराठा के साथ वो तीनों ही उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर क्या था, आपने मूवी में भी देखा होगा कि यहाँ पे सिंधियास ने अश्योर किया था कि हम ब्रिटिशर्स को हेल्प करेंगे अगेंस्ट दी पिंडारीज। पिंडारीज वर दी फ्रीलांसर जो लड़ते रहते थे, जैसे रेड डाला ब्रिटिशर्स के उस पर और फिर चले गए।
तात्या भील ये कोई नई फिगर तो है नहीं जिसके बारे में शायद हर बच्चा जानते ही है, ठीक है। अब सबसे पहले कब बर्थ हुआ इनका और कहाँ बर्थ हुआ, जो कि हमारे आंसर का फॉर्मेट है। रॉबिन हुड ऑफ द ट्राइबल्स भी कहलाते थे ये। इनको अरेस्ट किया गया था नॉट फॉर लॉयल्टी, ये गलत लिख दिया है, एक्चुअली फॉर डिसलॉयल्टी, और इनको हैंग कर दिया गया था 1889 में। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 2008 में इनके ऑनर में एक अवार्ड भी इस्टेब्लिश किया है ₹1 लाख का। भोपाल प्रजामंडल ये इस्टेब्लिश की गई थी 1938 में, और इसको इंस्पिरेशन वहीं से मिला था, ऑल इंडिया स्टेट लोक परिषद से, जो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। और इनिशिएटिव किसका था, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है। और डिमांड वही थी, सिविल लिबर्टीज़ हमें भी चाहिए, भोपाल स्टेट क्योंकि प्रिंसली स्टेट था हमें भी चाहिए, जैसे कि बाकी की इंडिया में डिमांड की जा रही है। चलिए नंदीवर्मन स्टाइल के बारे में देख लेते हैं। तो ये नंदीवर्मन सेकंड पल्लव मल्ला के टाइम में शुरू हुआ था, और इनका रेन था 731 से 796। अब आप में से अधिकतर जो है ना वो महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन वन एंड सीमा विष्णु इनको पढ़ के रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ज़्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, बट अल्टीमेटली उसने बहुत स्मार्टली नंदी वर्मन स्टाइल में पूछा कि कोई भी रूलर छोटा नहीं है, आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर पल्लव आर्किटेक्चर के बारे में ही पढ़ा है ना, तो आप इतना तो समझ सकते हो कि नंदी वर्मन स्टाइल भी कहीं ना कहीं उसी तरह से सेम होगी, सिर्फ उतनी ग्रैंड नहीं होगी, उतनी इलेबरेट नहीं होगी, बट होगी तो बिल्कुल वैसी, ठीक है। तो वहाँ भी रॉक कट टेम्पल्स बन रहे होंगे, ठीक है, स्टोन बिल्ट स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक्स थी पल्लवा आर्किटेक्चर की। उसके अलावा कार्विंग्स की जा रही होंगी मंदिरों की दीवार पर, इलेबरेट पिलर्स बनाए जा रहे होंगे, ठीक है। आइकोनोग्राफी ऑफ द हिंदू डिटीज़, रामायण महाभारत के एपिसोड डिपिक्ट किए जा रहे होंगे। लेकिन ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया था राजसिम्हा के बाद ही, तो इनके फेज तक आते आते काफ़ी कम एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो टेम्पल्स थे दे वर स्मॉलर इन साइज, लेस ऑर्नामेंटेड एंड दे लैक्ड एनी न्यू सॉर्ट ऑफ इनोवेशन, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के नाम जो कि आपको लूसेंट में भी दिए हुए हैं, मुक्तेश्वरा टेम्पल, मतंगेश्वरा टेम्पल ऑफ कंची एंड परशुरामेश्वर टेम्पल ऑफ गुडी मल्लम, ठीक है। तो लूसेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट अगेन वो आपको जो कंटेंट देगी उसको आपको खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए, और वो चीज़ आंसर राइटिंग के साथ ही सीख सकते हो आप। सेकेंड इज गिव ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ प्लासी एंड बक्सर। सो एज आई सेड कि मुझे आपके आंसर में 3 चीज़ें दिखनी चाहिए, कॉजेज, आउटकम्स एंड उसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए आपको अपना आंसर फ्रेम करना चाहिए। 71 था, वो था बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। और रीज़न क्या था, रीज़न था कि नवाब काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट होने लगा था ब्रिटिशर्स की हरकतों से, और जब उन्होंने कैलकाटा का फोर्टिफिकेशन शुरू किया वो भी उसकी परमिशन के बिना, तो फिर वो इनका इंटरफेरेंस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था, ठीक है। सिमिलरली बैटल ऑफ बक्सर की जब बात की जाए तो एक ग्रैंड अलायंस बना था बिटवीन शुजाउद्दौला, शाह आलम एंड मीर कासिम, ठीक। और ये जो शुजाउद्दौला है नवाब ऑफ अवध, ये 64 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है, और 1961 में ये मराठास के अगेंस्ट लड़ा था इन बैटल ऑफ पानीपत 3, ठीक है। तो उस टाइम इसको अकल आ गई थी कि नहीं, मराठा असली दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन तो उधर हैं ब्रिटिशर्स। तो ये चीज़ इसको 64 तक रियलाइज़ हो गई थी। डिससेटिस्फेक्शन था मीर कासिम का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगा था इंटरनल अफेयर्स में ब्रिटिशर्स का, एंड बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड किया जाने लगा था वहाँ से, ठीक है। तो इसको अपना खुद का इंडिपेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। आउटकम क्या रहा वो आप जानती हैं, बिट्रेयल ऑफ मीर जाफर एंड सो ऑन, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। इसके अलावा बैटल ऑफ बक्सर में सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि दीवानी राइट्स मिल गए थे इनको, नॉट जस्ट ऑफ बंगाल बट ऑल्सो बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, जो कि 65 में ग्रांट किए गए अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी ने सिर्फ एक फाउंडेशन रख दी थी, क्योंकि बंगाल के वास्ट रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स के काम में आ गए थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इस बैटल के बाद जो रिसोर्सेज इनको यहाँ से मिले ना, इसने इनको डेक्कन वॉर्स में बहुत हेल्प किया अगेंस्ट द फ्रेंच। इसलिए आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि फ्रेंच की जो डिप्लिक्स थे वो जो चाबी डेक्कन इंडिया में ढूंढ रहे थे, वो चाबी असल में बंगाल में मिली थी रॉबर्ट क्लाइव को। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में मिलते हैं। जो बैटल ऑफ बक्सर का सिग्निफिकेंस रहा, इसने मजबूत कर दिया, इसने प्लासी का जो जजमेंट था उसको कंफर्म कर दिया कि यस
दिस ईस्ट इंडिया कंपनीज हियर टू रूल एंड नॉट जस्ट टू ट्रेड। ओके, बाकी डिटेल्स आप सेल्फ पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज परिव्रजा का डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि देखिए लेस नोन डायनेस्टी है तो हम उससे ज़्यादा कुछ तो उसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन अगर 5th 6th 7th सेंचुरी के अराउंड रूल कर रही है तो ये आप मान सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं फ्यूडेटरीज ही रहे होंगे गुप्तास के। ओके, और अगर किसी डायनेस्टी ऐसे बाउंसर क्वेश्चन आ जाए, नहीं पता है कि कैसे हैंडल करना है, गो इनटू द रिलीजियस एस्पेक्ट। ओके, क्योंकि हर रूलर जो उस टाइम रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या रहे हैं, देवर पैटर्न्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, नॉट जस्ट हिंदुइज्म बट बुद्धिज्म, इवन जैनिज्म भी, टेम्पल्स भी बनवाए होंगे, मोनेस्ट्रीज भी बनवाई होंगी। रूल कर रहे थे ये अराउंड सागर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पन्ना में इनका ओरिजिन माना जाता है, और 2 इंपॉर्टेंट किंग्स के नाम मेंशन है यहाँ पर, दैट इज देवादे एंड हस्तिन। ओके, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप एज अ स्टूडेंट इनके बारे में इतना कुछ पढ़ते होंगे, बट ऑलवेज फ्रेम कि अगर ये किस एरा से आए तो ये कहीं ना कहीं फ्यूडेटरीज तो रहे होंगे, तभी ये लेसर नोन है। अगर बड़े रहे होते राजा परमार जैसे तो हमें पता होता, ठीक है। और दूसरा कि आप इनके रिलीजियस एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि ये टॉलरेंट हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने शैविज्म एज वेल एज वैष्णविज्म को भी पैट्रोनाइज किया, साथ साथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को भी इक्वली पैट्रोनाइज किया। दूसरा, टेम्पल्स बिल्ड किए, मोनेस्ट्रीज बिल्ड की, राइट, एंड लिबरली इनको डोनेशन भी दिया गया, ठीक है। अगर इतने 4-5 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखो तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जो भी बाउंसर डायनेस्टी आएगी उसको हैंडल कर लोगे। आई डोंट से कि आप 7 में से 5 मार्क्स इसमें स्कोर कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स स्कोर कर लोगे, और बाकी के आप कंपेंसेट करोगे जो आगे आपको ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे राजा दंग पे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड रहा था इनका टाइम पीरियड रहा था 950 से 1000 AD तक, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो हमें फोकस करना होगा इनकी मिलिट्री सक्सेस और पॉलिटिकल दोनों पर, दूसरा इनकी कल्चरल रिलीजियस सक्सेस पर, और तीसरा इनकी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू पर, और उसके बाद आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं, तब जाकर आप पे प्रॉपर आंसर है। कंक्लूजन नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज अगेन ये शॉर्ट आंसर है, कोई वेरी लॉन्ग नहीं है। मिलिट्री सक्सेस की बात करें तो ही स्ट्रेंथन चंदेल कंट्रोल ओवर जेजा भुक्ति रीजन, यानी कि आज के बुंदेलखंड में, ठीक है। उसके अलावा इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे लगातार, प्रतिहार और राष्ट्रकूटास के साथ भी। नेक्स्ट इज, इन्हीं को क्रेडिट जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज खजुराहो के टेम्पल्स बनाने का, और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है विश्वनाथ टेम्पल, वो इन्हीं के टाइम पे पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था, जो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। बाकी जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि कोई भी रूलर रहा होगा उस टाइम, उसने पैट्रोनाइज सबको किया होगा, शैविज्म को, वैष्णविज्म को, जैनिज्म को भी, ठीक है। तो ये बताता है कि जो रूलर थे वो कितने रिलीजियस टॉलरेंस हुआ करते थे, एंड कहीं ना कहीं उनकी एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स रिलीजियस, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर किंग, हर डायनेस्टी के रिस्पेक्ट में फिट हो जाएगा। तो कोई भी आंसर आपका छूटेगा भी नहीं, बट एट द सेम टाइम आप किसी भी आंसर में ऐसे फालतू के अननेसेसरी पॉइंट्स नहीं लिखोगे, कुछ ना कुछ रेलेवेंट ही लिखोगे कि वो आपको 0 मार्क्स नहीं देगा। ओके, ही विल श्योरली गिव यू 2 to 3 मार्क्स। एंड इस तरह की बाउंसर्स में अगर आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन मार्क्स भी स्कोर करते हो ना, तो अल्टीमेटली आपका जो टोटल होगा जब तीनों पेपर का मिलाओगे तो यू विल सी ये मैसिव जंप, 20-30 मार्क्स का डिफरेंस आप में और उन बच्चों में जो इसको बाउंसर समझ के पूरी तरीके से छोड़ आए थे, उसमें क्लियर डिफरेंस दिखेगा। आर्किटेक्चरल पैट्रोनेज, तो चंदेल आर्किटेक्चर वी ऑल नो, ठीक है। ये टेम्पल दिखाते हैं। अब टेम्पल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्रैंड है, इलेबोरेट हैं, काफ़ी बड़े, ठीक है, इंट्रिकेटली कार्व किए गए स्टोन पर, अच्छे खासे स्कल्पचर्स बनाए गए, गॉड गॉडेसेस एंड सीन्स फ्रॉम डेली लाइफ भी डेपिक्ट किए जाते हैं, राइट। तो ये इस तरह के पॉइंट्स खुद से बनाना सीखिए, और बाकी हर रूलर के बारे में शॉर्ट नोट तो आपके पास होना चाहिए विद इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ऐसा नहीं कि रैंडमली बुक में जो लिखा है वही पढ़ रहे हो, नो, अपना फॉर्मेट होना चाहिए आपके दिमाग में, उसके अंदर आप उस इन्फॉर्मेशन को फिट कीजिए, तभी आप मेंस के लिए उतने अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे कि आप अपनी ड्रीम जॉब ले सको। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, राइज ऑफ मिडिल क्लास बिजनेसमैन। तो ये बहुत अच्छा किया उसने कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल ओपन एंडेड छोड़ दिया, कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब शुरुआत हुई तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था जिसने शेप किया कि मिडिल क्लास का राइज यहाँ से होगा, क्योंकि मिडिल क्लास था जो एक्साइटेड था कि यार मेरे पास उतना लैंड नहीं है, मैं कोई राजा नहीं हूँ कि मेरे पास गोल्ड पड़ा हो, जनरेशनल वेल्थ पड़ी हो, मुझे तो खुद ही कुछ ना कुछ करना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ से लाऊं। तो अपॉर्चुनिटी आई जब ट्रेड शुरू हुआ वर्ल्ड में, ठीक है। कई लोग अपने शिप्स लेके निकल पड़े, वहाँ से कुछ खरीद के लाएंगे, अपने यहाँ ला के बेचेंगे, बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आई, कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज आई, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, टेक्सटाइल वगैरह की, ठीक है। तो डिमांड बढ़ी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर्स की, ट्रेडर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की। तो पहली नींव रखी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने।
दूसरा, कॉलोनीज के रिस्पेक्ट में जब बात करें इंडिया के भी, तो एक्सपेंशन हमारे यहाँ हुआ ट्रेड का जब ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ। अब पता है सिंगापुर इंडिया से, कैलकाटा से कंट्रोल किया जाता था। आज जो सिंगापुर पोर्ट है वो कैलकाटा से कंट्रोल किया जाता था टिल 1867। तो यहाँ पर न्यू कंपनीज बनना शुरू हुई, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए, ट्रेडिंग नेटवर्क्स बनना शुरू हुए इंडियन बिजनेसमैन के, कि यहाँ से आप रॉ मटेरियल सप्लाई कीजिए, ब्रिटिशर्स कंपनीज को जाएगा, फैक्ट्रीज को जाएगा लंका शहर में, वहाँ से कपड़ा बनेगा, फिर आप इंपोर्ट कीजिए, इंडियन मार्केट में सेल कीजिए। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया मारवाड़ीज, पारसी, चेतियार्स एंड गुजरातीज ने। इसीलिए ये जो बॉम्बे और गुजरात रीजन है ये इतना ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते थे मारवाड़ी, पारसी, चेटियार्स, गुजरातीज, ये बहुत जल्दी समझ गए थे ट्रेड की इंपॉर्टेंस जब ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम हमारे यहाँ स्टैब्लिश था। और यही आगे चल के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। टाटा क्या थे? पारसी थे। ठीक है। उसी तरह से फिर जब 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो हमारी इकोनॉमी ओपन हुई टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड बैरियर्स कम होना शुरू हुए और अंबानी अडानी जैसे बिजनेसमैन और आगे निकल के आए। ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन हुआ, न्यू लोगों ने बिजनेस सेटअप किए, बाटा एंड सो ऑन, ये इमर्ज होना शुरू हुए। और फिर जब आईटी रेवोल्यूशन आया तो आईटी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनीज इमर्ज हो गई। 1980s में अगर किसी ने टीसीएस, विप्रो में सिर्फ अगर 1000 रुपये भी लगाए थे, आज वो 800 करोड़ के बराबर है। राइट, इतना वैल्यूएशन हुआ इन कंपनीज का। अब फाइनली आज के टाइम में राइज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास बिजनेसमैन, पर्टिकुलरली द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी। जैसे आज आप पीडब्ल्यू ग्रुप को ले लीजिए, राइट, या अनअकैडमी को ले लीजिए। आज ये इतने बड़े बिजनेसमैन बने, बट अल्टीमेटली क्या थे? ये दोनों लड़के ही थे ना, अलक पांडे एंड रोमन सैनी, नॉर्मल मिडिल क्लास से आने वाले लड़के, बट आज इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, सब सक्सेसफुल। राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी का बूम हुआ लेट 18th एंड 21st सेंचुरी में, ये मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया अपने स्टार्टअप्स को, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा जो रैपिड अर्बनाइजेशन है आज के टाइम में, उसने भी बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया इन न्यू स्टार्टअप्स को। जैसे कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल है आजकल, ब्रांडेड क्लोथ्स एंड सो ऑन, ठीक है, ब्रांडेड फोन्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज लाइक एजुकेशन, ठीक है, अनअकैडमी, पीडब्ल्यू, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, दे हैव अलाउड द मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टैब्लिश बिजनेसेस कैटरिंग द नीड्स ऑफ दिस सेगमेंट। ये जो अर्बनाइज्ड और कंज्यूमरिस्ट टाइप की सोसाइटी डेवलप हो रही है, इससे भी बिजनेस को बूस्ट मिला है। राइज ऑफ एजुकेशन, स्पेशली इन फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने वो स्किल्स दी इंडिविजुअल्स को, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को, कि आपके पास नॉलेज है, स्किल है, आप अपना खुद का बिजनेस बना सकते हो। राइट। तो ये इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए। राइट। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया 2.5 तक। अगले 5 मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा, और बाकी लॉन्ग को भी हम अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो दिस वाज द पार्ट 1, जिसमें मुझे आपको मेजरली बताना था कि आप एक फॉर्मेट लेके अगर प्रिपरेशन करेंगे तो बेटर होगा। ओके। एंड सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पे मैं अपने चैनल पे जो भी कंटेंट रखूँगा एमपीपीएससी के रिगार्डिंग, वो ऑलवेज फ्री होगा। ओके। एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश मीडियम के बच्चों का अधिकतर कहना होता है कि हमारे पास उतनी अच्छी बुक्स नहीं होती, अच्छी कंटेंट नहीं होते। सो डोंट वरी अबाउट, for past 2 years we have been working on a book for prelims exclusively for English medium, and we have made sure कि उसमें आपके पास बहुत अच्छे कलरफुल डायग्राम्स होंगे, उसमें आपके पास फ्लो चार्ट होगा, और हर चैप्टर के साथ आपके पास माइंड मैप्स लगे होंगे फॉर योर लास्ट मिनट क्विक रिविजन। ओके। सो दैट बुक विल बी लॉन्च मे बी बाय 1 December अराउंड। ओके। तो प्रीलिम्स में आपको उसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट विल बी दी मोस्ट इंटरेस्टिंग and reader friendly book that you will see in the market very soon. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.